गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए टैक्सेशन पेपर का रिवीजन कर रहे हैं। आपने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया था। अब हम इसके पास्ट ईयर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। 2015 मई में क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का। मिस बिंदु आर नॉन रेजिडेंट इन न्यूयॉर्क सिंस 1991 ओके came back to India on 19 February 2022 for permanent settlement in India। वो भारत में परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ गई, यानी परमानेंटली अब वो इंडिया ट्रांसफ़र हो गई है, रहने आ गई है। 91 से वो बाहर रहती थी। एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस बिंदु फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आपको अपने साल में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है इन अकॉर्डिंग विद द वेरियस प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हैं। अगर इंडिविजुअल की बात की जा रही है, एक इंडिविजुअल 3 कैटेगरी में बांटा जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा? जब कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देंगे आप, और कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है और दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करनी है तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। और नॉन ऑर्डिनरी कब होगा? जब एक बेसिक कंडीशन आप पूरी करेंगे और एक सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करेंगे या एक भी नहीं करेंगे। और नॉन रेजिडेंट वो होगा जो कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करेगा। तो बेसिक कंडीशन क्या है आप पढ़ चुके हैं कि कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर आप भारत में रहने चाहिए। और दूसरी बेसिक कंडीशन है कि जो प्रीवियस 4 ईयर है उसमें कम से कम 365 डेज और प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज आप इंडिया में रहे हूँ। तो आपका जो 23-24 साल है, 23-24 में तो इंडिया में ही है क्योंकि फरवरी 22 में आ गई है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है और 31 मार्च 24 को एंड होता है। तो प्रीवियस ईयर में पूरे साल ही आपके इंडिया में ही थी। 23-24 जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें तो ये इंडिया में ही थी। तो 365 दिन ये इंडिया में थी प्रीवियस ईयर में। तो पहली 182 डेज वाली कंडीशन तो पूरी होती है। अब एक बेसिक कंडीशन पूरी होती है, आप क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट बन जाते हैं। अब ये चेक करना है कि आप ऑर्डिनरी बने या नॉन ऑर्डिनरी बने। तो 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन दी गई हैं वो चेक की जाएंगी। पहली सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है? आपका जो प्रीवियस ईयर है 23-24, इससे पीछे जाना है 10 साल। उन 10 में से कोई से भी 2 सालों में, कोई से भी 2 साल हो सकते हैं, आप इंडिया में क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। तो ये इससे पीछे अगर जाएंगे तो 22-23 आएगा। ठीक है, 22-23 में तो ये इंडिया में ही थी क्योंकि फरवरी 22 में आ गई थी ये इंडिया। तो अप्रैल 22 से 23 इंडिया में थी। ठीक है, ये पूरे साल इंडिया में थी। तो उस साल भी 182 डेज उससे ज़्यादा रह चुकी हैं तो ये रेजिडेंट थी उस साल भी। इससे ठीक और एक और साल जाएंगे 21-22। तो इस साल तो ये फरवरी में आई है। देखिए 21-22 फरवरी, तो फरवरी से मार्च तक कुछ ही दिन होंगे, यानी 182 डेज पूरी नहीं हो पाएंगे। तो ये वाली कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर पाएंगी कि 10 में से कोई से भी 2 साल आप इंडिया में रेजिडेंट हैं। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। दूसरी जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, इससे 7 साल पीछे जाना है। इन 7 सालों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हूँ। तो 23-24 से अगर पीछे जाएंगे तो एक तो 22-23, उस साल तो ये इंडिया में थी 365 डेज राइट। फिर आएगा 21-22, इसमें तो ये कुछ ही दिन महीने, फरवरी 19 तारीख को आई है तो फरवरी में 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन हो गए, और मार्च में 31 तो कुछ ही दिन। तो ये 730 दिन का टोटल नहीं बैठ पाएगा। तो यानी कोई भी सप्लीमेंट्री कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो आपने पढ़ा था अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाता है? जब कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए और दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी हो जाए तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। पर यहाँ पे तो सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो आपको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एक बेसिक कंडीशन पूरी करना ज़रूरी है और एक सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करें या ना करें। तो आपको यहाँ आंसर होगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देयरफॉर शी इज़ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि एक बेसिक कंडीशन ही फुलफिल कर पा रही हैं ये। ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो बनेगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, May 2016 में हाउ इज़ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी डिटरमाइंड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आपको बताना है कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होता है। आपने पढ़ा था कंपनी या तो रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। एक इंडियन कंपनी, क्योंकि उसका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले कोई कंपनीज एक्ट था उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक इंडियन कंपनी तो हमेशा ही इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी। और ऐसी कोई भी कंपनी जिसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड होता है वो भी इंडिया रेजिडेंट मानी जाती है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जहाँ उसके डिसीजन लिए जाते हैं, बिजनेस से डे टू डे के डिसीजन लिए जाते हैं।
तो रूल टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, अ पर्सन बीइंग अ कंपनी शैल बी सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक कंपनी को इंडिया तब में रेजिडेंट तब माना जाएगा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन एनी प्रीवियस ईयर, इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी, एन इंडियन कंपनी को तो हमेशा रेजिडेंट माना जाएगा, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन दैट ईयर इज इन इंडिया, और प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में था। कंपनी कैन नॉट बी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आपने पढ़ लिया कंपनी या तो रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट, जहाँ पे की मैनेजमेंट द डायरेक्टर जो डिसीजन लेते हैं, कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटी बिजनेस एज ए होल आर इन सब्सटेंस मेड। नेक्स्ट 2001 जनवरी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया to a non-resident by way of interest, royalty and fee for technical services is to be taxed in India irrespective of territorial nexus। territorial nexus मतलब संबंध कि वो नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया से कोई इंटरेस्ट कमाता है, कोई रॉयल्टी कमाता है, कोई फीस कमाता है, तो वो इंडिया में डीम टू बी अराइज मानी जाएगी, भले वो रहने वाला कहीं का भी हो। एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपने पढ़ा था एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में 2 केसेस में टैक्स देता है, एक तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, ठीक है, डीम टू बी अराइज और आपको रिसीव हुई है, एक तो रिसीव हुई है कोई इनकम इंडिया में तो आप देंगे, या डीम टू बी रिसीव मानी जा रही है, इनकम डीम टू बी अराइज हुई है तो इंडिया में आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे आप रॉयल्टी कमा रहे, इंटरेस्ट कमा रहे, कोई फीस रिसीव कर रहे हैं इंडिया से कोई टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो आप इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल माने जाएंगे। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, जो कि इंडिया में अराइज हुई है बाय वर्च्यू मतलब इस वजह से ऑफ क्लॉजेस 5, 6 और 8, फिर 5, 6, 7 of section 9 subsection 1 shall be included in the total income of the non-resident, वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ेगी whether or not the non-resident has a residence or place of business or business connection in India। चाहे आपका इंडिया में कोई रेजिडेंस हो या प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट हैज़ रेंडर्ड सर्विसेज इंडिया, आपने इंडिया में सर्विसेज रेंडर की हैं। इन इफेक्ट द इनकम बाय वे ऑफ फी और फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट और रॉयल्टी फॉर फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज इन इंडिया वुड बी डीम टू एक्रू अराइज इंडिया, इंडिया में अराइज मानी जाएंगी इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एंड बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम में जुड़ेंगी वेदर नॉट सच सर्विसेज वर रेंडर इंडिया, चाहे आप इंडिया में सर्विस दी हो या ना दी हो। पर आपने पढ़ा था कि कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडियन बिजनेस के लिए सर्विस देता है, तो पहले भले ही पैसा इंडिया से बाहर मिल रहा है, उससे कंसल्टेंसी इंडिया से बाहर दी, पर बिजनेस कहाँ पे है, वो इंडिया में जिस बिजनेस के लिए वो सलाह दे रहा है, कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहा है, तो इंडिया में उसे टैक्स देना होगा। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट दैट इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज टू बी टैक्स, आपको भारत में टैक्स देना होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं, इज करेक्ट। नेक्स्ट 2014 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 8 मार्क्स का, Mrs. Geeta and Mrs. Leena are sister and they earn the following income during the financial year 23-24. Mrs. Geeta is settled in Malaysia since 1985. Mrs. Geeta मलेशिया में रहती है 1985 से and visit India for a month every year, और 1 महीने के लिए भारत आती है। मुश्किल से 30 दिन हुआ, तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो ये तो हमेशा नॉन रेजिडेंट हो जाएंगी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट वो होगा जो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाएंगी। कम से कम 182 डेज और मोर इंडिया में आना ज़रूरी है। ये विजिट करने आ रही है ना, आपने पढ़ा था कि कोई इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, तो बेसिक कंडीशन कम से कम 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा, पर ये तो 1 महीने के लिए आती है, तो ये हमेशा नॉन रेजिडेंट हो गई, यानी मिसेस गीता तो नॉन रेजिडेंट हो गई इंडिया के लिए। और नॉन रेजिडेंट इंडिया में तभी टैक्स देगा जब वो इंडिया से कुछ कमाएगा, या तो इनकम डीम टू बी अराइज है इंडिया या उसे इंडिया में रिसीव हुई है, तभी वो टैक्स देगा। मिसेज लीना इज सेटल इंदौर, लीना तो इंदौर में रहती है, तो 93 से मैरिज हुई है इनकी यहाँ पर, तो ये तो रेजिडेंट बन गई है, तो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ही देंगे, तो कई सालों से इंडिया में रह रही है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिसेज गीता एंड मिसेज लीना फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए उनकी इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। सीरियल नंबर दे रखा है, पर्टिकुलर दे रखा है, मिसेज गीता की इनकम, मिसेज लीना की इनकम। पढ़ते हैं। पहला, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मलेशिया, मलेशिया में कोई बिजनेस है, सेटअप इन इंडिया, ठीक है, सेटअप मतलब सेटअप कहाँ से किया था, इंडिया से किया था, रिसीव देयर पर पैसा वही मिल रहा है आपको, ठीक है, पैसा आपको वही मिल रहा है, रिसीव देयर है। तो आपने पढ़ा था एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में तभी टैक्स देगा जब वो इंडिया से कुछ कमाएगा, तो इंडिया से तो कुछ कमा ही नहीं रहे लोग। मिसेस गीता तो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया से नहीं कमा रही, तो इंडिया में किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करेंगी। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसके नोट दे रखे इन्होंने पीछे, पहले आप ये पढ़ लीजिए।
एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट। तो आप पढ़ चुके हैं, अगर आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे, ग्लोबल इनकम पे आपको इंडिया में ही टैक्स देना होगा। हाउएवर एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ओनली द फॉलोइंग इनकम आर चार्जेबल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो इन्हीं इनकम पे आपको भारत में टैक्स पे करना होगा। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई इनकम आपको रिसीव होती है, डीम टू बी रिसीव होती है, या इनकम एक्रू और अराइज होती है और डीम टू एक्रू अराइज होती है इंडिया में, तो आपको इंडिया में ही टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट, तो ये देखिए, ये जो बिजनेस से इनकम हुई है मलेशिया में हुई है, राइट। तो मलेशिया तो आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये नॉन रेजिडेंट है मिसेस गीता, ये तो टैक्स पे नहीं करेंगी। हाँ, मिसेस लीना को टैक्स पे करना होगा क्योंकि ग्लोबल इनकम है, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे मिसेस लीना को अपने ही देश में टैक्स पे करना होगा क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम मलेशिया। बिजनेस कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो अब मैनेज कहाँ से हो रहा है, इससे कुछ देखना ही नहीं है। अब अगर आप इंडिया से कमाएंगे तो चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। तो ये इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और ये गीता को मिल रही, लीना को तो मिल ही नहीं रही, अगर इसको मिल रही होती तो भी टैक्स लगता है। इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, यानी ये दोनों इंडिया में टैक्सेबल, सॉरी ये तो मलेशिया में रिसीव हुई थी, इससे टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। रेंट कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया। आपको प्रॉपर्टी से रेंट मिला है मलेशिया में, डिपॉजिट इन बैंक ऑफ मलेशिया, पैसा वहीं पे रिसीव हुआ, लेटर ऑन रेमिटेड इन इंडिया थ्रू अप्रूव बैंकिंग चैनल। तो ये आप पढ़ा, ये नॉन रेजिडेंट है गीता, और इनकम कहाँ हो रही है? मलेशिया में। तो आपने पढ़ा था नॉन रेजिडेंट भारत में तभी टैक्स देता है जब भारत से कुछ कमाता है। ये प्रॉपर्टी तो मलेशिया में सिचुएटेड है, रेंट मलेशिया में मिला है, तो ये इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगी। बाद में रेमिट करना, रेमिट मतलब क्या होता है? पहले आपने रिसीव किया मलेशिया में, बाद में इसे इंडिया में ट्रांसफर किया, तो रेमिटेंस पे कोई टैक्स पे नहीं करेगा नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो इंडिया से नहीं कमा रहा है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा भारत में। डिविडेंड फ्रॉम PQR लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ये दोनों केसेस में टैक्सेबल होगा। 5000 गीता के लिए, 9000 लीना के लिए। डिविडेंड फ्रॉम अ मलेशियन कंपनी रिसीव इन मलेशिया। ये मलेशिया में मिल रहा है, तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तब तो इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि आप मलेशिया एक कंपनी है, इंडिया से बाहर कमा रहे हैं, तो इंडिया में टैक्स ही देंगे। पर मिसेस लीना तो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट को पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स देना होता है, तो इंडिया में 8000 रुपये लीना के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन मिसेस लीना 50th बर्थडे। आपने अदर सोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, अपन तो रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे कि अगर आपको रिलेटिव्स के अलावा किसी और से गिफ्ट मिलता है, ठीक है, और वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू का है कैश में, तो फिर आपको पूरी वैल्यू पे टैक्स पे करना होता है। तो फ्रेंड रिलेटिव नहीं होते हैं और ये 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है, तो मिसेस लीना को टैक्स देना होगा पूरे 51,000 पे। हाँ, अप टू 50,000 अगर आपको मिलता है साल भर में सभी फ्रेंड से मिलाकर। अगर साल भर में एक पर्टिकुलर फ्रेंड की लिमिट नहीं है, सभी फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड साल भर में लिमिट है कि सभी फ्रेंड से मिलाकर, अगर आपको अदर देन रिलेटिव उन लोगों से अगर आपको 50,000 रुपये तक का गिफ्ट मिलता है तब तो कुछ नहीं होगा। अगर 50,000 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तो पूरी वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल हो जाती है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है, महाराष्ट्र इंडिया में है, तो ये दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट की कोई इनकम है, आप पहले फॉरेन में रहते होंगे, फॉरेन में कमाते होंगे, उसके बाद आप भारत आते हैं पैसा लेके, तो ये तो रेमिटेंस ही हो गया एक तरह से, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा इस पर। फी और अनटैक्स इनकम क्यों है इंडिया में? क्योंकि पहले आप फॉरेन में रहते होंगे तभी तो इंडिया में टैक्स नहीं दिया, तो इससे कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो अनटैक्स इनकम है तो टैक्स लगना चाहिए। अरे उस देश में तो लग गया होगा ना, इंडिया में नहीं लगा तो क्या हुआ? इंडिया में कमाया नहीं था तो इंडिया में क्यों देंगे टैक्स? तो ये पास्ट फॉरेन इनकम है, अनटैक्स इनकम है जो इंडिया ला रहे हैं, तो इस पर दोबारा टैक्स नहीं देना है आपको। और उस देश में लगा है नहीं लगा इससे मतलब नहीं है, वैसे भी पास्ट इनकम है इंडिया में, प्रीवियस ईयर में आप इनकम कैलकुलेट करते हैं तो पास्ट ईयर की इनकम है, तो उस पर आप टैक्स पे नहीं करेंगे। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंटेड इन इंडिया रिसीव इन मलेशिया। इंडिया में दी है सर्विस तो रिसीव कहीं भी करो, आपको इंडिया में देना होगा टैक्स से 25,000 रुपये इंडिया में टैक्सेबल होंगे। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन पुणे, पुणे में बिजनेस है आपका। मिसेस गीता रिसीव 50% इनकम इन इंडिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 50% यहाँ लो 10% बाहर लो, वट एवर। अगर आप इंडिया से कमाते हैं तो पूरी इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, तो ये दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंडियन कंपनी के डिवेंचर है आपके पास, इंटरेस्ट मिल रहा है। गीता रिसीव द सेम इन मलेशिया, गीता को मलेशिया मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इंडियन कंपनी से कमा रहे हैं, इंडिया से कमा रहे हैं, तो रिसीव कहीं भी करें इससे मतलब नहीं है, आपको इंडिया में ही देना होगा टैक्स।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, अभी इंडियन कंपनी है तो इंडिया में देना होगा टैक्स। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद एसबीआई, ये भी इंडियन बैंक से आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, तो ये टैक्सेबल होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टू एलआईसी, एलआईसी का प्रीमियम पे किया तो ये कोई इनकम नहीं है तो खर्चा है और इसकी एटीसी में डिडक्शन मिलती है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2015 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, आपको बताना है इन पे इनकम टैक्स देना है और नहीं देना। सैलरी पेड टू मिस्टर डेविड अ सिटीजन ऑफ इंडिया 15 लाख बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सर्विस रेंडर इन कनाडा, आपने पढ़ा था अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके कोई सर्विसेज देते हैं तो सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट देगी, तो फिर आपको इंडिया में ही टैक्स देना होगा, तो ये 15 लाख रुपए इंडिया में ही टैक्सेबल होंगे। और पर आपने ये भी पढ़ा था कोई अलाउंसेज और परक्यूजिट्स मिलते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके कोई सर्विसेज देते हैं और आपको कोई अलाउंसेज मिलता है, कोई परक्यूजिट्स मिलता है तो फुली एग्जेम्प्ट होता है, पर ये तो सैलरी है तो सैलरी तो टैक्सेबल होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डीम टू एक्रू मानी जाएगी। Legal charges 750 paid to Mr. Johnson, a lawyer of London who visited India to represent a case at Supreme Court. Supreme Court इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं लंदन के लॉयर, तो यानी इंडिया से वो कुछ कमा रहे हैं, कोई केस लड़ रहे होंगे किसी क्लाइंट का, कोई फॉरेन लॉयर इंडिया में लड़ने आ रहा है केस, पर कमा तो इंडिया से ही रहा है तो इंडिया में उसे टैक्स पे करना होगा, भले पेमेंट कहीं भी हो इससे मतलब नहीं है, तो टैक्सेबल इन इंडिया होगा एज इट एक्रूड इन इंडिया, क्योंकि कमाया इंडिया में है। रॉयल्टी पेड to Rajiv को रॉयल्टी दी a non-resident by Mr. Mukesh, a resident for a business carried on Sri Lanka, आपने पढ़ा था कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट से आप कोई लोन वगैरह लेते हैं या कोई सलाह लेते हैं, आप उसे रॉयल्टी वगैरह पे करते हैं, कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, भले इंडिया से बाहर पे करते हैं पर वो इंडियन बिजनेस के लिए पे करते हैं, तो आपको इंडिया में उस नॉन रेजिडेंट को जिससे आप पैसा दे रहे हो उसे इनकम हो रही है वो इंडिया में टैक्स देगा। पर जब बिजनेस ही इंडिया से बाहर है, अगर आप इंडिया से बाहर किसी बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, ब्याज चुकाते हैं, रॉयल्टी वगैरह पे करते हैं, तो उस पर इंडिया में वो टैक्स नहीं देगा नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो इंडिया में सर्विस नहीं दे रहा है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, इंडिया में अगर दे रहा होता तो टैक्स लगता। नॉट टैक्सेबल रॉयल्टी पेड बाय रेजिडेंट टू अ नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया से बाहर है बिजनेस, वुड नॉट बी टैक्सेबल, इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा इन द हैंड ऑफ नॉन रेजिडेंट। डी पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹1 लाख, आपको ब्याज मिला है 1 लाख का, ऑन मनी बोरोड फ्रॉम फ्रांस, आपने फ्रांस से लोन लिया है, ठीक है, बाय मिसेस डायना अ नॉन रेजिडेंट फॉर द बिजनेस एट बैंगलोर, देखिए बैंगलोर में बिजनेस है तो लोन आपने लिया किसी नॉन रेजिडेंट से, कोई रॉयल्टी, कोई सलाह ली, कोई टेक्निकल फीस दी आपने नॉन रेजिडेंट को, और वो नॉन रेजिडेंट इंडियन बिजनेस के लिए अपनी सलाह दे रहा है, कोई लोन दे रहा है, तो भले जो इंटरेस्ट है उसे लंदन में मिल रहा है, फ्रांस में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है, कमा इंडिया से रहा है तो ये इंडिया में टैक्स आपको देना होगा, तो टैक्सेबल होगा इंडिया में एज इनकम इज रिसीव इन इंडिया, क्योंकि आपको इंडिया में रिसीव हो रही है इनकम, ठीक है। नेक्स्ट 2015 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मिस्टर सोहम एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है ऑन 20 अप्रैल 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर फर्म इन सिंगापुर, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। On 10th April 23, he entered into an agreement with LK Limited, an Indian company, for the transfer of technical document and design to set up an automobile factory there. तो इंडियन कंपनी को वो अपनी टेक्निकल डॉक्यूमेंट डिज़ाइन सेटअप करने आ रहे हैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इन फरीदाबाद इंडिया में है, वो इंडिया में आ रहे हैं वापस। He reached India along with his team to render the requisite services on 15th May 2023 को इंडिया पहुंचते हैं and was able to complete his assignment on 20th August 2023, और अपना काम पूरा करते हैं 20 अगस्त तक, यानी 15 मई से लेकर 20 अगस्त तक वो भारत में रहते हैं। He left for Singapore on 21st October 2023, 21 तारीख को इंडिया छोड़ के जाते हैं। He charged ₹50 lakh for his services from LK Limited, और वो LK कंपनी से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सोहम, आपको मिस्टर सोहम का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है फॉर द असेसमेंट डेट 23-24 एंड एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फी चार्ज फ्रॉम LK लिमिटेड एज पर द इनकम टैक्स इन 1961, आपको बताना है जो 50 लाख रुपए की फीस वो चार्ज कर रहे हैं क्या उस पर टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये 50 लाख रुपए की फीस वो जो चार्ज कर रहे हैं, वो फरीदाबाद में कोई यूनिट सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट डिज़ाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने सेक्शन 9 में पढ़ा था कि कोई नॉन रेजिडेंट अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज देता है, कोई रॉयल्टी वगैरह चार्ज करता है, तो वो इंडिया में डीम टू अराइज मानी जाएगी, उसे इंडिया में टैक्स पे करना होगा, वो हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हम चेक करेंगे, सो हमका पूछा उन्होंने कि प्रीवियस ईयर जो आपका 23-24 है उसमें कम से कम 182 डेज़ उन्हें इंडिया में रहना पड़ेगा। और जो पहली सब बेसिक कंडीशन है 182 डेज़ वाली है, और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी, 60 डेज़ प्लस 365 दिन 4 साल में उन्हें रहना पड़ेगा। पर आपने पढ़ा था 4 एक्सेप्शन थे कि 60 डेज़ की जब कहीं भी 182 डेज़ ही लिए जाएंगे दूसरी बेसिक कंडीशन में। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और इंडियन शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर है, तो 60 की जगह 182 डेज़ हो जाएगा। अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए तो भी 60 की जगह 182 डेज़ हो जाएगा। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, इंडिया विजिट के लिए आते हैं तो भी 60 की जगह 182 डेज़ हो जाएगा। या आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, इंडिया घूमने के लिए आते हैं तो भी 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ हो जाएगा। तो ये तो इंडियन सिटीज़न है, लास्ट ईयर ही तो इंडिया छोड़ के गया है 22 में, तो यहाँ पे 60 डेज़ नहीं होगा, यहाँ पे 182 डेज़ होगा। यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज़ अगर इंडिया में रहेंगे तो ही इन्हें रेजिडेंट बोला जाएगा। और पहले हम बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तभी सप्लीमेंट्री कंडीशन चेक करेंगे। तो ये इंडिया में कौन सी डेट को आए थे, 23 चॉइस में देखिए 10 अप्रैल 23 को, सॉरी इंडिया में कहा 15 मई 23 को इंडिया पहुंचे। देखिए 15 मई से लेके और 21 अगस्त को इंडिया छोड़ के गए हैं सिंगापुर। तो 15 मई आने का दिन भी काउंट होता है इंडिया में, जाने का दिन भी काउंट होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो 15 मई से 21 अगस्त तक अपन काउंट करेंगे कि कितने दिन हो रहे हैं, ठीक है। तो मई में 31 दिन होते हैं, यहाँ पे पढ़ देता हूँ शॉर्ट में, तो 17 दिन मई में हो रहे हैं, ठीक है। मई जून में 30 दिन हो रहे हैं, जुलाई में 31 दिन हो रहे हैं, ठीक है, और सितंबर और अगस्त में 21 दिन हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो केवल 99 दिन आएगा, यानी इंडिया में केवल 99 दिन ही भारत में रहे तो इन्हें नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप बेसिक कंडीशन तो पढ़ चुके हैं, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन्हें नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब बात करते हैं कि जो ये 50 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं उसका क्या होगा, उस पर तो इंडिया में टैक्स देना होगा क्योंकि आप इंडिया से कमा रहे हैं। एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ओनली इनकम विच एक्रू और अराइज or which is deemed to accrue arise in India or which is receive or deemed to be receive in India in the relevant previous year taxable। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में कमाई है या कमाई गई, समझी गई है या रिसीव हुई है या माना जा रहा है आपको इंडिया में रिसीव हुई है, तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इन केस मिस्टर सोहम नॉन रेजिडेंट है, चार्ज फीस दे रहे हैं वो एलके लिमिटेड इंडियन कंपनी से, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, डिज़ाइन दे रहे हैं टू सेटअप एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इन फरीदाबाद। ही रेंडर द रिक्विजिट सर्विसेज इंडिया, वो इंडिया में दे रहे हैं सर्विसेज 99 दिन रहने के बाद। एक्सप्लेनेशन 2 थ्रू सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6 में डिफाइन है। रॉयल्टी का मतलब क्या है, रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन आप ऐसे चार्ज कर रहे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट, कोई भी राइट आप ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई हिस्सा उसका ट्रांसफर कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर आली और ओवरऑल, और डिज़ाइन दे रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विसेज दे रहे हैं इन कनेक्शन विद सच एक्टिविटी। एज पर एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6, ट्रांसफर ऑफ राइट इन द अबव डेफिनेशन इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर यूज और राइट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी दे सकते हैं। देयरफॉर द फी रिसीव बाय सोहम फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड रेंडरिंग ऑफ रिक्विजिट सर्विसेज इन रिलेशन देयर टू वुड फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में आती है और इंडिया में टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट, जो कि भारत में रेजिडेंट है, एल की कंपनी इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट है, रॉयल्टी पे कर रही है, वुड बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया इन द हैंड ऑफ द नॉन रेजिडेंट, माना जाएगा मिस्टर सोम इंडिया से कमा रहे हैं, इंडिया में टैक्स देना होगा। इन दिस केस एक्सेप्ट वे रॉयल्टीज पेबल, अगर रॉयल्टी कोई इंडिया से बाहर कोई बिजनेस कर रहा है, वही पढ़ाया था आपको, अगर इंडिया से बाहर होता बिजनेस उसके लिए पे होती तो नहीं लगता टैक्स, ये बता रहे हैं। एक्सेप्ट where such royalty is payable in respect of any right or property or information used or for services utilized for the purpose of a business carried on by such person outside India। अगर आप आउटसाइड इंडिया आपका बिजनेस है, भले आप इंडियन है पर आपके इंडिया से बाहर, मान लीजिए मेरा दुबई में बिजनेस है और मैं दुबई में कोई कंसल्टेंसी ले रहा हूँ किसी नॉन रेजिडेंट से, तो वो इंडिया में थोड़ी देगा टैक्स क्योंकि दुबई में दे रहा है वो सर्विस। तो अगर आउटसाइड इंडिया में कोई बिजनेस है आपका, कोई प्रोफेशन है, उसके लिए आप सर्विस लेते हैं या आउटसाइड इंडिया कमा रहा है कोई नॉन रेजिडेंट, तो इंडिया में नहीं देगा। और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे तो 50 लाख पे सोहम को टैक्स देना होगा क्योंकि वो इंडिया से इनकम अर्न कर रहा है। 2016 नवंबर में क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का। मिस्टर रजनीश आ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया एंड ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर कर देती है इंडियन गवर्नमेंट ऑन 15 मार्च 2022। ही डिड नॉट कम टू इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 23-24 में इंडिया आए नहीं एक भी दिन, तो ना हेडिंग से पता चल गया, फिर तो नॉन रेजिडेंट हो गए, बेसिक कंडीशन पूरी हो ही नहीं पाएगी। कम से कम 182 डेज और मोर आपको भारत में रहना है, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, 0
दिन है, तो ये तो नॉन रेजिडेंट हो गए पढ़ते ही। हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 22-23 इज गिवन, आपको उनकी इनकम दे रखी है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम बतानी है, ठीक है। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो इंडिया में टैक्सेबल हो गया। अभी पढ़ाया था कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके कोई सर्विस देते हैं तो भारत सरकार से जो भी आपको सैलरी मिलती है वो इंडिया में ही टैक्सेबल होती है। फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पढ़ाया था आपको कि अगर कोई अलाउंसेस मिलते हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया से बाहर जाके कोई सर्विस देते हैं तो आपको जो भी अलाउंसेस परक्यूजिट्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड लंदन रिसीव इन लंदन, आप नॉन रेजिडेंट हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप आए नहीं, तो नॉन रेजिडेंट हो गए। एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में तभी देगा टैक्स जब वो इंडिया से कमाएगा। प्रॉपर्टी कहाँ पर है? लंदन में। रिसीव भी पैसा कहाँ हो रहा है? लंदन में, तो ये भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि इंडिया से नहीं कमा रहे हैं आप। इंटरेस्ट एक्रूड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द 23-24, आपको इंडिया में इंटरेस्ट मिला एनएससी पे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, तो ये तो इंडिया से आप कमा रहे हैं, इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो 720 तो सैलरी इनकम है और सैलरी हेड अभी आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है तो 50,000 घटा दिए जाएंगे, तो 670 आएगा, 670 और ये 45, टोटल आपकी आंसर हो गया कि 7,15,000 पर जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई मिस्टर रजनीश की। नेक्स्ट 2016 नवंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग रिसिट इज टैक्सेबल और नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको बताना है इन पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। मिस्टर फेडरर आर नॉन रेजिडेंट रिजाइडिंग इन स्वीडन, स्वीडन में आप रहते हैं। हैज़ रिसीव रेंट फ्रॉम मिस्टर नाडल, ऑल्सो अ नॉन रेजिडेंट रिजाइडिंग इन फ्रांस, और नाडल जो है वो फ्रांस में रहता है, वो रेंट दे रहा है इनको। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज एट मुंबई, ओह मुंबई में कोई प्रॉपर्टी है मिस्टर फेडरर की, वो मिस्टर नाडाल ने किराए पर ली है और फ्रांस के आदमी ने, और वो उन्हें किराया दे रहा है। तो भैया अब तो पढ़ने की आगे ज़रूरत ही नहीं है, आप इंडिया से कमा रहे हैं तो भले आपको जो रेंट मिल रहा है वो इंडिया से बाहर मिल रहा है या इंडिया में मिल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। फटाफट पढ़ देता हूँ, ये टैक्सेबल होगी इनकम मिस्टर फेडरर के लिए एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, ऑल इनकम एक्रूइंग, कोई भी इनकम जो एक्रू होती है, अराइज होती है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया डीम टू एक्रू अराइज मानी जाएगी इंडिया में, एंड हैंस चार्जेबल टू टैक्स, आपको टैक्स देना होगा इवन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, भले आप नॉन रेजिडेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मुंबई में इंडिया में, तो माना जाएगा आप इंडिया से कमा रहे हैं। भले आप पैसा बाहर ले रहे हो उससे मतलब नहीं है, इंडिया में ले रहे हैं इंडिया से बाहर ले रहे हो उससे मतलब नहीं, अगर आप इंडिया से इनकम अर्न करते हैं तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का, ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल 23-24 से पिछले चार सालों की बात हो रही है, यानी पीछे के 4 साल, मिस्टर दामोदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 430 डेज, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि पिछले 4 सालों में वो 430 दिन इंडिया में थे, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले के जो 7 साल हैं, ही प्रेजेंट इन इंडिया 830 डेज थे आप इंडिया में। मिस्टर दामोदर इज़ अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ दुबई बाउंड इंडियन शिप, इंडियन शिप पे आप काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा था एक्सेप्शन जो सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 365 डेज रहना है पिछले 4 सालों में, पर 60 डेज़ की जगह भी 182 डेज लिए जाएंगे दूसरी बेसिक कंडीशन में। इन 4 केसेस में अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं, या फिर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, या फिर आप इंडियन सिटीजन हैं इंडिया विजिट के लिए आते हैं, या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है इंडिया विजिट के लिए आते हैं, तो दूसरी बेसिक कंडीशन में 60 की जगह 182 डेज़ हो जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज़ और मोर भारत में रहना ज़रूरी होगा। तो मिस्टर दामोदर इज़ अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ दुबई बाउंड इंडियन शिप, तो देखिए मिस्टर दामोदर इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप पे काम कर रहे हैं। कैरिंग पैसेंजर इन द इंटरनेशनल वाटर, पैसेंजर लेके जाते हुए लेफ्ट कोची पोर्ट इन केरला 12 अगस्त को आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। फॉलोइंग डिटेल आर मेड अवेलेबल फॉर यू फॉर द प्रीवियस ईयर, आपको डिटेल दे रखी है कि आपने पढ़ा था कि जब आप क्रू में काम करते हैं तो कंट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जैसे पासपोर्ट पे एंट्री की जाती है कि किस दिन आप इंडिया छोड़ के गए, किस दिन इंडिया लौट के, वो तो इंडिया छोड़ के गए 12 अगस्त को और शिप लौट के आपकी इंडिया 21 जनवरी 24 को। तो आपने पढ़ा था अगर आप क्रू मेंबर हैं और इंडियन शिप पे काम करते हैं तो जो आने और जाने का दिन है वो इंडिया में काउंट नहीं माना जाएगा, आपका आने और जाने का दिन इंडिया में काउंट नहीं माना जाएगा, तो ये इसको हटा दिया जाएगा। इन मई 2023 ही हैड गॉन आउट ऑफ इंडिया टू सिंगापुर, आप इंडिया से बाहर गए हैं मई में, एंड मलेशिया ऑन प्राइवेट टूर, देखिए मलेशिया भी गए हैं, सिंगापुर मलेशिया प्राइवेट टूर भी आप गए हैं फॉर कंट्रीज पीरियड 29 डेज, यानी आप पर्सनली घूमने भी गए हैं मई और हाँ
इन्होंने लिखा है कि मई में गए हैं केवल इंडिया से बाहर सिंगापुर और मलेशिया 29 दिन के लिए, तो ये तो इंडिया से बाहर है, तो आप इंडिया में थे ही नहीं 29 दिन, ये भी हटा दिए जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर दामोदर, आपको मिस्टर दामोदर का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है। तो आप पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप इंडिया में रेजिडेंट, सबसे पहले तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन चेक करते हैं रेजिडेंट बनने के लिए। अगर आप इन दो में से कोई भी कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाते हैं। पहली बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज, यानी 23-24 जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 182 डेज और मोर आप इंडिया में रहे हो। दूसरी बेसिक कंडीशन है कि कम से कम 60 डेज रहे हो, प्लस उससे पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। ये 60 और प्लस 365 डेज 4 सालों में दोनों पूरी होनी चाहिए। तो 4 सालों में दामोदर, क्वेश्चन खुद ही कह रहा था, पिछले 4 सालों में दामोदर 430 दिन भारत में थे। ठीक है, चलो ये वाली तो हो गई। अब 60 डेज वाली पूरी चेक करनी है, पर आपने पढ़ा था इन 4 केसेस में 60 नहीं लिए जाएंगे, 182 डेज लिए जाएंगे। दूसरी बेसिक कंडीशन में भी ऐसे रीड किया जाएगा, कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, प्लस उससे पहले के जो 4 साल है उसमें 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो। तो चलो ये तो आप पूरी कर रहे हैं, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि आप 430 दिन भारत में रहे हैं पिछले 4 साल में। अब हमें ये चेक करना है कि ये 182 डेज रहे या नहीं रहे, क्योंकि इंडियन सिटीजन इंडियनशिप पे काम करते हैं तो 60 की जगह 182 डेज हो जाएगा, वो आपको काउंट करने हैं। तो अप्रैल में तो पूरे 30 दिन ये रहे, काउंट करेंगे। मई में 29 दिन आप इंडिया से बाहर है, तो मई में 31 दिन होते हैं, तो 2 दिन आप इंडिया में रह ले लिया अपन ने, ठीक है। जून में 30 दिन, जुलाई में 31, फिर आप 12 अगस्त को इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, शिप पे जॉब है आपकी तो शिप छोड़ के जा रही है, तो 11 दिन अगस्त के लेंगे, 12 से तो चले गए बाहर, ठीक है। फिर इंडिया लौट के 21 जनवरी, तो आप जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 21 घटाएंगे तो 10 दिन जनवरी में रहे, फरवरी में 28 दिन और मार्च में 31 दिन, क्लियर। तो टोटल आप इंडिया में जो रहे हैं, टोटल आप इंडिया में जो, वैसे फरवरी में 29 दिन आएगा क्योंकि लीप ईयर है, ये 24 तो लीप ईयर है, या 29 भी ले सकते हैं। टोटल 174 डेज आप इंडिया में रहे, कुल मिलाकर 174 दिन आप भारत में रहे हैं। तो आप बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे, कम से कम 182 डेज आपको इंडिया में रहना था, तो आप बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको क्या बोला जाएगा, नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 2017 मई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अ कोरियन कंपनी डैमजुंग लिमिटेड एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 23-24, ये ट्रांजेक्शन वो कर रही है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वो पूछना क्या चाह रहा है लास्ट टाइम। आपको बताना है वेदर द अबव रिसीट टैक्सेबल इंडिया, आपको बताना है क्या इंडिया में वो टैक्स देगी कोरियन कंपनी या नहीं देगी, ठीक है। पहला पॉइंट, रिसीव रुपीज़ 20 लाख फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट फॉर यूज़ ऑफ पेटेंट फॉर अ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में कोई बिजनेस के लिए आप अपना पेटेंट दे रहे हैं, कॉपीराइट दे रहे हैं, यानी कमा तो इंडिया से ही रहे ना, तो भले आप किसी नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं, रेजिडेंट को दे रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को देते हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आप इंडिया से कमाते हैं तो इंडिया में आपको टैक्स देना होगा, भले पेमेंट कहीं भी मिले, तो ये तो इंडिया में टैक्सेबल होंगे। Receive rupees 15 lakh from a non-resident Indian for use of know-how for a business Sri Lanka and this amount was received in Japan। कहीं भी रिसीवर से मतलब नहीं, इंडिया में टैक्स लगेगा ही नहीं क्योंकि श्रीलंका में है बिजनेस। श्रीलंका के लिए कोरियन कंपनी अपनी सलाह दे रही है, भले इंडियन को, किसी इंडियन को दे रही है, किसी फॉरनर को दे रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया में तो नहीं दे रही ना, पैसा भी इंडिया में नहीं ले रही है, तो फिर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा इस पर 15 लाख पे। आपने पढ़ा था एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में तभी टैक्स देगा जब इंडिया से कुछ कमाएगा या इंडिया में उसे रिसीव होगा। रिसीव रुपीज़ 7 लाख फ्रॉम आर कंपनी एन इंडियन कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया, तो ये तो इंडिया में ही दे रहे हैं सर्विस, तो इसके लिए जो 7 लाख रुपए मिल रहे हैं इंडिया में टैक्सेबल होंगे। रिसीव रुपीज़ 5 लाख फ्रॉम आर एंड कंपनी मुंबई फॉर कंडक्टिंग द फिजिबिलिटी स्टडी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इन नेपाल एंड पेमेंट वॉज मेड इन नेपाल, ठीक है। तो ये भी नेपाल प्रोजेक्ट के लिए दी है अपनी सर्विस, भले इंडियन पर्सन को दी, इससे मतलब नहीं है, प्रोजेक्ट तो इंडिया से बाहर है ना, कंसल्टेंसी इंडिया से बाहर देना, पेमेंट भी इंडिया से बाहर मिल रहा है, तो ये भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 2017 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है दोबारा 5 मार्क्स का, डेजी लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, आप अमेरिकन कंपनी है, एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमंड, आप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। सेटअप अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, आपने इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोल लिया। द ब्रांच ऑफिस वॉज रिक्वायर्ड टू परचेज अनकट एंड अनअसोर्टेड डायमंड फ्रॉम द डीलर ऑफ मुंबई एंड एक्सपोर्ट देम टू यूएसए। आपने जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोला है वो इंडिया में कोई आपके ज्वेलरी नहीं बेचता है, डायमंड नहीं बेचता है, वो बस इंडिया में खरीदता है, इंडियन डीलर से खरीदता है और फिर एक्सपोर्ट कर देता है अमेरिका। यानी आपने इंडिया में एक ब्रांच खोल ली जिसका काम केवल खरीदना है इंडिया से, आपका सामान वो इंडिया में नहीं बेचना है, इंडिया से केवल परचेज करते हैं और आप एक्सपोर्ट करवा देते हैं।
तो फिर इंडिया से तो आप कुछ कमा ही नहीं रहे, आगे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मली समझ में आ गया। इंडिया में कुछ अपना सामान बेचते प्रॉफिट होता तो लगता ना टैक्स, आप तो इंडिया से खरीद के ले जा रहे हैं, परचेज पे थोड़ी लगेगा टैक्स, परचेज तो खर्चा हुआ आपका। इनकम कब होती है उस फॉरेन कंपनी को, यूएस कंपनी, जब वो इंडिया में अपने डायमंड बेचती, पर आप तो इंडिया से खरीद के ले जा रहे हैं डायमंड, तो ये तो परचेज है और परचेज पे नहीं लगेगा किसी तरह का टैक्स। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट फ्रॉम सच एक्सपोर्ट अमाउंट 75 लाख, आपने प्रॉफिट कमाया है एक्सपोर्ट से 75 लाख रुपए का, ठीक है। आउट ऑफ 20 शेयर होल्डर ऑफ डेजी लिमिटेड 12 शेयर होल्डर आर नॉन रेजिडेंट इंडिया, 20 में से 12 शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट तो 8 रेजिडेंट है। ऑल द मेजर डिसीजन आर वर टेकन थ्रू बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन यूएसए, सारे डिसीजन जो बोर्ड मीटिंग होती है वो अमेरिका में होती है। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है डेजी लिमिटेड का, और टैक्स बताने की टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, कंपनी की बात की जा रही है, कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। तो रेजिडेंट कब मानी जाएगी, जब वो इंडियन कंपनी हो, यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले की किसी इंडियन कंपनी एक्ट में हुआ हो, ठीक है, या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड हो। और इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस कब बोला जाता है, जहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी के। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं कंपनी के डिसीजन तो सारे अमेरिका में लिए जाते हैं, तो ये अमेरिका इंडिया में रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। फटाफट पढ़ लेते हैं। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 फॉरेन कंपनी वुड बी रेजिडेंट, एक फॉरेन कंपनी को भारत में रेजिडेंट माना जाएगा इन द प्रीवियस ईयर 23-24 इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है वो डिसीजन लिए जाते हैं ऑफ एन एंटिटी एज ए होल in substance वास्तव में मेड। इन दिस केस सिंस ऑल मेजर डिसीजन वर टेकन थ्रू बोर्ड मीटिंग हेल्ड एट यूएसए, सारे डिसीजन अमेरिका में लिए जाते हैं। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डेजी लिमिटेड ऑफ फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेट इन यूएसए, अमेरिका में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, इज आउटसाइड इंडिया, हेंस डेजी इज अ नॉन रेजिडेंट मानी जाएंगी। अब बात करते हैं वो एक्सपोर्ट जो कर रहे हो तो परचेज है। As per section 5 subsection 2, in case of non-resident which income which inter alia overall is deemed to accrue arise in India is taxable in India, ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में आपने अराइज की है, कमाई है, उसी पे आपको भारत में टैक्स देना होगा। As per explanation 1 clause B of section 9 subsection 1 clause 1, in case of non-resident, अगर आप non-resident हैं, no income shall be deemed to accrue arise in India to him through or from operation which are confined to purchase of goods। अगर आप इंडिया से केवल परचेज करते हैं तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, क्योंकि आप अपना सामान थोड़ी बेच रहे हैं, यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ₹75 लाख फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड परचेज फ्रॉम डीलर ऑफ मुंबई बाय द ब्रांच ऑफिस ऑफ डेजी इन इंडिया वुड नॉट बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इंडिया, ये इंडिया में अराइज नहीं माना जाएगा इन द हैंड ऑफ डेजी लिमिटेड बीइंग ऑफ नॉन रेजिडेंट, हैंस द सेम वुड नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया, इंडिया में नहीं लगेगा किसी भी तरह का टैक्स, क्योंकि केवल परचेज है, सेल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।